अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान में सियासत में चेहरे तो बदलते रहे हैं लेकिन हमेशा से तर्ज सियासत वही रहा है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान के नए निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना ना सिर्फ चूज़ कर दी गई बल्कि उन्होंने अपने ओहदों के हलफ भी उठा लिए हैं। लेकिन इसमें बहुत से सवालात उठते हैं, ना सिर्फ ये कि अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती किस तरह और किस अंदाज में की गई, किस पैमाने पर की गई, आया इसमें अपोजिशन और हुकूमती जमातों की कंसेंट शामिल थी या फिर कंसेंसस सिर्फ लिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर ये कि आया इंतखाबात जो कि 2023 में अक्टूबर में होने थे, आया वो वाकई इसी साल हो सकेंगे या फिर 2024 या फिर इसके भी बाद होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही एक और सियासी जमात जिसको अब तकरीबन दरबार से लगाया जा चुका है, क्या उस सियासी जमात का अगले इंतखाबात में कोई सियासी मुस्तकबिल होगा? ऐसे ही कई और सवालात भी हैं जिनके जवाब ना सिर्फ अवाम नहीं जानते बल्कि बहुत से लोग भी जानने से कासिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन मसाइल की जो जड़ है उस जड़ के ऊपर बात करने से सरफे नज़र किया जाता है। और इस पूरी सिचुएशन में हम ज़रूर चाहेंगे कि किसी ऐसी शख्सियत से हम बात करें प्रोग्राम में जिन्होंने सियासत के और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत के गर्मो सर्द देखे हों और इस किस्म की जो शख्सियत हो यकीनन उसने सालों इस सियासत को दिए हों। और इसीलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। साबिक ना सिर्फ वज़ीर हैं बल्कि तकरीबन 40 साल से ज़ायद अरसा पाकिस्तानी सियासत को दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शामिल हैं मखदूम फैसल सोले हयात साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में, हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई है ये। सर, जो मैं बात कर रही थी प्रोग्राम के आगाज़ में कि पाकिस्तान में सियासत बड़ी पेचीदा रही है और हमेशा से रही है, तो एक तो ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पहले तो आप इस पर मुख्तसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप इस सियासत को कहाँ जाते हुए और कितना बदलता हुआ देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज के हालात हैं, मुझे वो पिछले कई दवाइयों में जो हालात हमारे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पॉइंट्स इन टाइम में जो पैदा होते रहे हैं उनसे मुझे मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। आज वही सूरत हाल है। एक निगरान हुकूमत आ चुकी है, उन्होंने अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, एक निगरान काबीना भी आ गई है। अब जो मिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जिसके लिए हम सब उसके मुंतज़िर भी हैं और हमारी आंखें उसको देख रही हैं कि वो अगला आने वाला जो सफ़र है वो किस किस्म का होगा, सियासी होगा, पार्लिमानी होगा, जमहूरी होगा, या जिस तरह हमने माजी में अपनी 76 साल ज़िंदगी में देखा कि आधे से ज़्यादा अरसा हमारा नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम पे वो मुहित रहा है। बिल्कुल। और बाकी जो आधा सिस्टम है, हमारा आधा जो अरसा गुजरा है, वो कहने को तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको हम कहते रहे हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन एसेंस रहा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे और एलिमेंट्स मौजूद थे। तो आप मुख्तलिफ अदवार में इसके मुख्तलिफ इसको नाम दिए जाते रहे हैं। कभी इसको हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता रहा है, कभी इसको कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के हवाले से इसको ताबीर किया जाता रहा है। तो आज भी सूरत हाल वही है। अब अगर आप, एक हमारा आइन है और कानून है, दोनों, जब मैं आइन की बात करता हूँ तो हमें दोनों को यकजा करके कहना पड़ता है क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके मुताबिक तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने और 90 दिन हमारे गालबन 9 या 10 नवंबर 2023 को पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो जो हालात हमें इस पर नज़र आते हैं ये पैदा किए जा चुके हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन 9 या 10 नवंबर से पहले होंगे, और इसमें हमारे बहुत से सियासी नहीं सर, कथा कराने की माजरत, लेकिन अब तो फरवरी की बात की जा रही है। सर, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अब तो फरवरी की बात की जा रही है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर सेनेट इलेक्शन आ जाएगा। तो सेनेट इलेक्शन के ऊपर तो आपको नहीं लगता ना कि नून लीग या पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी? तो इन एनी केस पॉलिटिकल पार्टीज तो सर फरवरी तक हर सूरत में चाहेंगी। आपकी क्या राय इस पर? मुझसे देखिए, बेसिकली तो मैं बात करूंगा आइन और कानून की, ठीक, क्योंकि मावरा आइन मावरा कानून अगर कोई बात होगी वो तो आप उसको तो आप आपकी इमेजिनेशन को कहीं से कहीं आप सर्च करके ले जा सकते हैं। तो उस हवाले से अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो यकीनन फिर सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो उसके मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन मेरी दुआ है मैं कह रहा हूँ जी कि अल्लाह करे कि इलेक्शन फरवरी में भी हो जाएं। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि जिस तरह के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं
मुझे जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, और सेनेट के देखें, सेनेट के इलेक्शन हमारे लिए इतना आसमानी सहीफ़ा नहीं है। अगर आप देखिए, अगर हमारी नेशनल असम्बली मारिज वजूद में नहीं आती तो जो दूसरा हाउस है पार्लियामेंट का, उसके होने का क्या फ़ायदा? आप सेनेट कह लें या कुछ भी इसको कह लें। नहीं तो फैसल या साहब, हमारी सर सूबाई माजरत, असम्बलियाँ क्योंकि बहुत से अगर सवाल हमारे हैं जो वजूद में नहीं आपकी, आती। सर माजरत, आपकी बात से बहुत से सवाल जुड़े हैं। सर पहले तो ये कि आपको क्यों लग रहा है कि फरवरी में इंतखाबात नहीं होंगे? चले आइन को हमने किसी हद तक ज़रूर तोड़ा मरोड़ा, लेकिन इतना भी पामाल नहीं करेंगे कि हम इंतखाबात, ऑलरेडी 2 सूबों में इंटरिम सेटअप्स कब से चल रहे हैं। दूसरा सर, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी इस बात के ऊपर कि फरवरी से आगे इंतखाबात जाएँ? ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वो स्टांस है जो वो अप फ्रंट लेते हैं, यानी बाज़ार सबको दिखाने के हैं कि लिए। हमारा ये प्रिंसिपल स्टांस है। और ये मैं, क्योंकि मेरा तवील अरसा गुजरा है पार्टीज़ में, और एक है जो उनको सूट करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकली जो उनको सूट करते हैं सियासी हालात। तो अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो पार्टी तो सब कहेंगी, मासवाए मैं कह रहा हूँ पीटीआई के, कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन आज जो हमारे जो मारूजी हालात हैं सियासी, वो मुझे इस तरह के बन गए हैं, या आप कह सकते हैं बना दिए गए हैं, कि जब तक आपके सामने आने वाले इलेक्शनों में ऐसे रिज़ल्ट आपको दिखाई ना दें जिससे कि अगला जो सियासी सफ़र है गवर्नेंस का, हुकूमत साजी का, पार्लियामेंट का, वो सही तौर पे चल सके, ठीक, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में होते हुए नज़र शायद ना आए मुझे। और इसमें कोई मजायका भी नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जब ये पीटीआई का दौर रहा है तो हमने देखा है कि फिस्तायत, अकरबा परवरी, मिस गवर्नेंस और करप्शन, और इससे हट के मुझे ये भी कहने दें कि ऐसी तावीलात सामने आई हैं जिनका आम इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता, कि एक अनहोनी जो चीज़ें जो हम सुनने में आई हैं हमारे यहाँ, हम देखते रहे, अब टीवी पे आना भी शुरू हो गई हैं। तो एक हाइटेंड एक पोलराइजेशन इस अच्छा, लेकिन फैसल साहब, सर कथा कलामी की माजरत, लेकिन सर अगर मैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं ये सवाल आपसे करूं, सर पीटीआई के बारे में ये कहा गया कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में सबको बुलडोज करके उनको लाया, इख्तिदार दिलवाया, उनके लिए जगह बनाई। लेकिन अब ये जो हुकूमत अभी गई है, इसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते ये कह दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के चहीते या अच्छे ज़रूर हैं, या वो उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो सर पहले भी इसी तरह का सिनेरियो रहा, और जाते जाते अगर साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की तो उसको भी हम प्रैक्टिकल लेंगे। तो सर दोनों में अगर मवाजना करें तो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आती है? जी, मैं इंतहाई माजरत से गुजारिश करूंगा कि इसमें मुझे बहुत क्लियर फ़र्क नज़र आता है जी। 2018 में एक ओपनली एक ऐसी धांधली की गई जिसकी आपको मिसाल शायद ज़िंदगी में पहले नज़ीर ना मिलती हो। और उसका देखें, मैं बाकी बातें बाद में करता हूँ, मैं पहले अपनी बात आपसे करूँगा। मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, मेरे साथ किया गया। मुझे 1,19,000 वोट पड़े 2018 जुलाई में, 13,000 वोट मेरे रिजेक्ट कर दिए गए बगैर किसी वजह के, और मेरा मुखालिफ जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसको 400 वोटों से जितवा दिया गया, और उसके बाद मेरी रिकाउंटिंग भी रोक दी गई, मेरी रिकाउंटिंग भी नहीं करवाई गई। और इलेक्शन पटिशन जो मेरी थी, जो उसको 4 महीने में फैसला होना होता है, वो 1.5 साल में मेरी एक हेयरिंग भी नहीं हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ अपने साथ जो हुआ है, मैं तो बाकी बातें तो बाद में करूँगा कि आपका वो फलाना सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो बनी है, ये प्योर एक नो ट्रस्ट मोशन आया, एक पार्लियामेंट्री नॉज में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो टेबल किया गया। और उसमें सबसे बड़ी गलती है इमरान खान साहब की, अपनी पार्टी की है, कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ उनको साथ लेकर नहीं चल सके, जो उनसे 3.5 पौने 4 साल नालर हैं। वो अपोजिशन से उन्होंने हाथ क्या मिलाना था, वो अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, और उनके इत्तेहादी बरमिला इसका इजहार कई दफ़ा कर चुके हैं। उन्होंने इस सियासत में, इस गवर्नेंस में, उन्होंने हेट को, नफरत को, इतने जहरीले बीज बोए हैं
جس کو نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو میں یہ گزارش میں نے کی ہے کہ آئندہ آنے والا جو سیاسی سینیریو ہے مجھے وہ کلیئر نظر نہیں آتا, کیونکہ ہماری سیاست اس وقت بہت پولرائزڈ ہو چکی ہے, بہت تقسیم ہو چکی ہے, اس میں اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں, اتنے فیچرز اس میں بنا دیے گئے ہیں, اور اس میں سارا کا سارا جو عنصر ہے میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ 90% میں کہوں گا وہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کی اپنی طرز حکمرانی کا اور ان کی ذات کا اس میں ہے, جس طریقے سے انہوں نے کیا. دیکھیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں ریاست وہ سمجھتے ہیں ریاست بھی میں ہوں, حکومت بھی میں ہوں, اور دنیا میں سب کچھ میں ہی ہوں. اس طرح تو دنیا نہیں چلتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اب کچھ اور حوالوں سے بھی دیکھیں جو وہ کر رہے تھے تو آئی تھنک وہ اس کو فیس بھی کر رہے ہیں اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی ہیں, اور اب مشکل نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے کمپیٹ کرے گی. سر یہ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی جنوبی پنجاب میں اپنے فٹ پرنٹس کو اسٹرانگ کرنے کی, یہ بھی اطلاعات رہی کہ نواز شریف صاحب سے انہوں نے کہا جی ہمیں پنجاب میں کسی طرح 20-25 سیٹوں کے اوپر ہم سے بات چیت کی جائے, لیکن نون لیگ اس کے اوپر اگریڈ نہیں تھی. سر ایک تو یہ کہ جنوبی پنجاب کتنا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی ہمیں وہ پوزیشن نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے اس کی کہ پھر وہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ دیکھ رہی ہے؟ آپ جنوبی پنجاب کی بات کر رہی ہیں. جی جی دیکھیں میں بات پورے پنجاب کی, میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں, اور خاص طور پہ کیونکہ آپ نے پنجاب کی بات کی, پنجاب میں جنوبی, سینٹرل اور ناردرن پنجاب ہمارے لیے سب برابر ہیں. ایک لیکن ان کا ایفرٹ زیادہ جنوبی پنجاب میں تھا, اس حوالے سے میں نے پوچھا تھا. جی سیاست میں ایک, بلکہ دنیا میں ہر جگہ ایک مقولہ ہم سب اس کو جانتے ہیں, دیر از نتھنگ لائک اے فری لنچ. سیاست میں کوئی کسی میں مہربانی نہیں کرتا, یہ مفادات کے تقاضے ہوتے ہیں, آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ نے جتنی پولیٹیکل سپیس آپ آکیوپائی کر سکتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی نے اپنا ایفرٹ ضرور کیا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں کامیابیاں ملی ہیں ضرور پچھلے چند مہینے میں, لیکن اس قسم کی ہمیں کامیابیاں یا ہم آگے نہیں بڑھ سکے جس کی ہمیں توقع تھی. اور اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے کس قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اس نے بنانی ہے. ماضی میں جو پیپلز پارٹی پنجاب سے اس کے حالات اچھے نہیں رہے, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, وہ بہت سارے پروگراموں میں بھی اگین میں معذرت چاہوں گی, لوگ بھی بات کر چکے ہیں. سر اگین میں معذرت چاہوں گی, آپ کی بات کاٹ رہی, میں وہی اسٹریٹجی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ سال آلموسٹ چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں, تو اسٹریٹجی کیا ہے؟ زرداری صاحب خود پنجاب میں رہے, لاہور میں رہے, جنوبی پنجاب پہ کام کیا, اوور آل بھی کام کیا پنجاب پہ, لیکن جب وہ بلاول بھٹو صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور اگلے وزیر اعظم بھی بلاول صاحب ہوں گے, وہ کس پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وفاق میں پرائم منسٹر کون ہوگا. میں اس حوالے سے آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے سر, اب یہ بات تو نہ کریں, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پارٹی کے بالکل ہمارے چیئرمین ہیں تو وہ, اور دوسرا دیکھیں میں ایک اور بات, آپ اس کو ایک اور سینس میں آپ لیجئے, وہ والد ہیں, ہر والد چاہتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ہائیسٹ پوزیشن پہنچے, چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی, اور سیاست میں ہے تو یقیناً وہ چاہیں گے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کا بیٹا اس پاکستان کی اس لیکن میاں صاحب تو مریم صاحبہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے نا, اگر آپ نے تو خیر بات ہی ختم کر دی, لیکن میاں صاحب تو نہیں کہتے کہ اگلی پرائم منسٹر مریم صاحبہ ہوں. نہیں, یقیناً میاں صاحب خود نہیں کہتے, لیکن جو پی ایم ایل این ہے یقیناً اس کے, آپ نے ان کے لیڈروں کے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, ان کی کارڈر سے سنے ہوں گے بیانات بھی کہ وہ مریم صاحبہ کے بارے میں ان کی خواہش بھی ہے, وہ کہتے بھی ہیں جی کہ اگلی پرائم منسٹر وہی ہوں گے. لیکن دیکھیں یہ بات کرنی ایک ہے سیاسی ریٹورک, ایک ہے پریکٹیکلٹی جس کی بات کر, دو علیحدہ چیزیں ہیں. ہم سیاسی ریٹورک کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں وقت کے مطابق, دوسری ہے اس کی عملی صورتحال. تو عملی صورتحال کے حوالے سے میں نے آپ کو یاد کیا کہ پیپلز پارٹی کو پورے پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں بالخصوص, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جنوبی پنجاب میں اس کی کچھ نہ کچھ جو جڑیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں بنسبت پنجاب کے دیگر علاقوں سے, تو وہاں ان کو اپنی نئی حکمت عملی کے ساتھ آنا پڑے گا. اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ میں بہت دفعہ اپنی لیڈرشپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو سنسیئرلی یہاں بیٹھ کر, صرف یہ ہاف ہارڈ ایفرٹس نہیں, آپ کو بیٹھ کر آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا پنجاب کی عوام کے سامنے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پنجاب کی جو ضروریات ہیں, جو پنجاب کے مسائل ہیں, اور خاص طور پہ ہماری جو الیکٹرل پالیٹکس ہے, دیکھیں اس کو آپ فراموش نہ کریں.
ہماری جو حلقے کی سیاست ہے ہر صوبے میں ہے وہ بڑے معنی رکھتی ہے، اور ہمارے جس کو آپ عام طور پہ الیکٹیبلز کہتے ہیں، ان کے جو ضروریات ہیں ان کے ساتھ ایک باہمی اعتماد کا رشتہ قائم کرنا، اور ان کو یہ باور کرانا کہ اگر وہ اگلا سیاسی سفر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ شروع کریں تو پیپلز پارٹی ان کے مفادات کا پورا تحفظ کرنے کے قابل ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ان کو ہم نے پروو کرنا ہے، اور اسی سے پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں اپنے آپ کو دوبارہ ایک ریسرجنس اس کی ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، کوئکلی کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ایک تو سر یہ کہ نئے سیٹ اپ میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ تمام مشکل فیصلوں کے باوجود بھی ابھی تک بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کمپیٹ کیسے کرے گی، کیونکہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کا جو پولیٹیکل گیم ہے وہ زیادہ کامیاب چل رہا ہے۔ دوسرا سر یہ کہ آپ خود پریکٹیکلی کتنے ایفیکٹو طریقے سے ہمیں نظر آئیں گے پالیٹکس میں، کیونکہ اب نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے آپ کا نام بھی سامنے آ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں اب شامل نہیں ہوئے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب جب الیکشنز کا ماحول بنے گا تو اس میں خود بھی آپ پریکٹیکل پالیٹکس میں زیادہ ایکٹیولی کام کریں گے؟ میرے جو مراسم ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ اب 3rd جنریشن میں جا رہی ہیں۔ جب میں نے سیاست شروع کی تھی تو ایک ذاتی آپ کا ایک ان کے ساتھ لنکیج بن جاتی ہے، جو کہ پھر اس کو آپ سیاست میں ٹرانسفارم کرنا چاہیں یا کسی اور آپ ایریا میں ٹرانسفارم کرنا چاہیں، وہ آٹومیٹکلی وہ کریٹ ہو جاتی ہے لنکیجز۔ تو سیاست میں تو میں ہر حوالے سے اپنے علاقے میں اپنے آپ کو متحرک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا یہاں پہ۔ سر دوسرا میرا جو حصہ تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ آپ کے خیال میں نون لیگ کی جو ابھی اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ کامیاب نظر آتی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس کا طریقہ تھا کچھ ماہ سے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں، تو آپ اس کو کیا گریڈ کرتے ہیں کہ نون لیگ اس وقت زیادہ کامیاب اسٹریٹجی سے چل رہی ہے؟ پنجاب ہمیشہ سے، بلکہ ہمیشہ سے مراد ہے پچھلے 25-30 سال سے نون لیگ کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ رہا ہے، ان کی ایک اسٹرانگ ان کی ایریا رہ چکا ہے۔ اس میں دیکھیں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی میں بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی یہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طویل عرصہ میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے اور ان کے لوگوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، تو ان کی جو الیکٹرل پالیٹکس ہے یہاں پہ، اس پہ ان کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ ان کی جو ہمارے پنجاب میں تقریباً 141 سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، اور 297 سیٹس ہیں ہماری صوبائی اسمبلی کی، ان کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس میں نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو ذاتی پوزیشن ہے، جس کو آپ اگین میں وہی ریفر کروں گے الیکٹیبلز، ان کی ایک بڑی مضبوط پوزیشن آتی ہے۔ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے 2008 میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت اکٹھی بنی، اشتراک ہوا، جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی، تو اس وقت اس اشتراک کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا وہ پیپلز پارٹی سے ایلینیٹ ہو گیا۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، بٹ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے اٹھایا، جب وہ 2011 میں انہوں نے جلسے کیا، اس کے بعد میں آئے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو اس کا اپنا ورکر، اس کا جو ووٹر ہے، جس نے 2008 کے بعد اس سے کنارہ کشی حاصل کی یا اس سے دور ہو گیا، اس کو واپس لے کے کیسے آتی ہے۔ اسی لیے آپ کو میں نے عرض کیا، اس کے لیے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ تگدو کرنی پڑے گی، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور ان کو ایسی پریکٹیکل پولیٹیکل اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی سی عرض کی ہے، جس سے کہ ان کا ووٹر، ان کا جو ورکر ہے، وہ دوبارہ انسپائر ہو سکے، اس کو ہم دوبارہ موٹیویٹ کر سکیں۔ اور یہی چیلنج ہے، اور سب سے بڑا چیلنج یہ بلاول بھٹو کے پاس ہے، وہ نوجوان ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ کام جو ان کو کرنا ہے، میرے خیال میں سندھ میں تو ان کی حکومت ہے، وہاں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے، بلاول صاحب کے لیے، پنجاب ہے۔ پنجاب میں آ کے انہوں نے موٹیویٹ اور انسپائر کرنا ہے اپنے اس ڈسکنٹرل ووٹر کو اور اس ایلینیٹڈ ورکر کو۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ مختوم فیصل صالح حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیٹیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ اگلے انتخابات اگلے سال بھی ہوتے ہوئے بمشکل ان کو نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں گراؤنڈ پر الیکشن سے پہلے، اس کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد نون لیگ کے لیے بھی چیلنجز میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ون اینڈ لاس سچویشن ضرور ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کی اگر پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں، لیکن انہی کی زبانی جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने फाइनली न सिर्फ अपनी काबीना के लोग चुन लिए हैं, बल्कि इस काबीना के नामों पे अगर गौर किया जाए तो लगता यह है कि जिस चीज़ पर फोकस किया जा रहा था कि मुख्तसर तरीन काबीना होगी, कम अज़ कम वो कोशिश नहीं की गई है। तकरीबन 17-18 लोगों पर मबनी ये काबीना है, कुछ मावनीन खुसूसी भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो 3 महीने का वक्त प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस हुकूमत का होगा, क्या वाकई ये तमाम लोग, ये पूरा दस्ता सिर्फ 3 महीने के लिए है या फिर इसमें कोई इजाफा हो सकता है। दूसरा ये कि जो काकड़ इंतजामिया है या हुकूमत है, उसके लिए चैलेंजेस की जो एक तवील फहरिस्त है, उनसे निमटने के लिए ये प्रोफेशनल्स किस हद तक निब्रत आजमा होने की सलाहियत रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा आने वाले हफ्तों में। और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जबकि साबका हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त है, उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि इंतखाबात फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए और यकीनन 9 मई के हवाले से जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उन वाक़यात में, उनको भी इंतखाबात से बाहर होना चाहिए। ऐसे में खुद उस जमात की क़यादत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले हफ्तों में यकीनन मौजूद होगी। ये पूरा सिनेरियो और इस हवाले से निगरां हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस इस वक्त रखी जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। जो मौजूद गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल भी होते हैं। दस्तगीर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले तो ये फरमाएगा कि काकड़ इंतजामिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुख्तसर काबीना होगी, लेकिन चले उन्होंने अब काबीना तो बना ली है, लेकिन आपके जहन में क्या है कि जो मेजर चैलेंजेस इस वक्त हैं, तो जो नाम सामने आ रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि ये टैकल कर सकेंगे इन इशूज को? जी, नाम एक इम्तजाज है, इसमें कुछ सेनेट के रुकन भी हैं और कुछ जो हैं ज़्यादा तादाद तो टेक्नोक्रेट्स की है। और हमेशा ये हमारे सामने एक ज़रूर कहा जाता है कि जी अगर टेक्नोक्रेट्स होंगे तो शायद हुकूमत बेहतर चलेगी। ये ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी करनी है अवाम के साथ, जो बुनियादी मामलात को दुरुस्त करने के लिए, और वो अवाम के मैंडेट के बगैर एक चैलेंज होगा। ये माशाल्लाह सब लोग काबिल हैं और उनकी सलाहियतों से हम वाकिफ हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पहली दफा हुकूमत में आएंगे, और जिस तरह काकड़ साहब भी पहली दफा आए हैं, तो उन्हें ये अंदाजा होगा कि अगर ये हुकूमत चलाना इतना आसान होता तो पहली की हुकूमतें भी ये सारे मामलात को हल कर सकती। बिल्कुल। तो लिहाजा मैं तो इसे एक तजर्बे के नजर से देखूंगा कि अगर इन साहिबान जिसमें ज्यादा तादाद मर्द हजरात की है, वो अगर उन्हें कोई बेहतर सेंस है कि इस मुल्क को कैसे चलाना है, तो जरूर हम उनसे सीखना चाहेंगे। लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो निगरान काबीना है उससे तवक्को तो एक ही है प्रिंसिपली, जिसके लिए इस दफा कानून में भी तरमीम की गई थी, और वो ये है कि अगर कोई पाकिस्तान के बाहर से हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से कोई बड़ी सरमायाकारी का इंतजाम होता है और वो ये इंदिया देते हैं, तो फिर नई हुकूमत का इंतजार ना किया जाए और वो जो प्रोसेस है उसको चला दिया जाए। तो उसके अलावा जो मेजर रिफॉर्म है वो तो ना पहले ये कोई निगरान हुकूमत कर पाई है, और ना हमें इनसे भी तवक्को करनी चाहिए कि ये मुश्किल फैसले हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन है या मुख्तलिफ स्टेट ओड एंटरप्राइजेस से अगर आपने उन्हें बंद करना है या उन्हें निजी हाथों में देना है, तो बहुत वसी पैमाने के ऊपर जो मुलाजमीन है उनकी उखाड़ पछाड़ होगी। तो ये ऐसे सीरियस इश्यूज हैं जिसके लिए उनको, अगर उनके पास नई तजावीज हैं और नई सोच है, तो हम सब उनसे सीखना चाहेंगे। लेकिन ज्यादा कोशिश यही है कि वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी या अभी जो एक बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा सा मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ है मुल्क में, उसको जारी रखेंगे और जो मामलात पाइपलाइन में थे उनको आगे चलाएंगे। और अगर उनकी कोई नई सोच है पाकिस्तान की हाकमियत चलाने के बारे में, तो उसे हम भी सीखना चाहेंगे कि वो कैसे चलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, वैसे ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि मिशाल मलिक साहिबा इसमें वाहिद खातून है जिनको मावून खुसूसी बनाया गया बराए इंसानी हुकूक, लेकिन चलें देख लेते हैं कि बाकी काबीना भी किस तरीके से काम करती है अदर देन द जेंडर इशू। लेकिन सर आपने जो बात की है चैलेंजेस के हवाले से, तो आप सर दुरुस्त कह रहे हैं कि मईशत के हवाले से जो मुआहदात किए गए थे उनकी एक्सटेंशन तो हम ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दो और इशूज़
इश्यूज हैं जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि मुख्तसर टेन्योर में भी इस गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। एक तो सर टेररिज्म के हवाले से बड़े मसाइल हैं, वाकयात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन टेररिज्म को जब तक कंट्रोल नहीं कर सकेंगे हम इंतखाबात में भी नहीं जा सकते हैं। तो इलेक्शंस और टेररिज्म आपके ख्याल में ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब और उनकी टीम काम कर सकेगी? क्योंकि उसके अगर उन पे काम नहीं किया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना। देखिए, हम जहाँ मैं ये कहने में मुझे कोई यार नहीं है कि जहाँ मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं, मुंतखब हुकूमतें भी इस मामले पर खुलकर अवाम के साथ हकाइक और चैलेंजेस को शेयर नहीं करते। हम जरूर मुबहम सी बात करते रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से निपटेंगे, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये बुज़दिल लोग हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही हमारे पाकिस्तानी शहरियों की तरफ से ही ऐसी इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिनका जब तक हम बाकायदा तौर पे एक खुलकर बात करना नहीं शुरू करेंगे, जो चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस सिर्फ टेररिज्म के हवाले से नहीं है। जो कल जड़ावाले में हुआ उसको चले आप दहशतगर्दी नहीं कह सकते, वो एक मजहबी इंतहा पसंदी थी या एक नफरत सर, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए थी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ जी कि ये असल में अगर जो बात जिसका आगाज कुछ देर हमने एपीएस के वाकये के बाद 2015 में किया था कि पूरे पाकिस्तान को ये समझाना पड़ेगा कि हमें अगर आगे चलना है और आगे बाकायदा तौर पर इसको पाकिस्तान की जो मईशत है उसको लेकर चलना है, तो जब तक हम अपने जहनों को नहीं खोलेंगे और सब पाकिस्तानियों की, उनका कोई भी मजहब हो, रंग हो, जबान हो, नस्लियत हो, उसको टच नहीं करेंगे, तो वो जो है हमें आगे करना है। सर, ये भी फरमाइएगा कि एफएटीएफ की लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है, इससे हमें माली फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ये जो भी इनिशिएटिव है ये तो यकीनन आपकी जो गवर्नमेंट थी उसमें लिया गया और अब हम उसका हतमी जो नतीजा है वो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है सर ये? ये फैक्ट तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हम पाकिस्तान उसके बार बार उसका शिकार होता है, फिर उसे बाहर आता है। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान जो है वो उस वक्त सबसे जो खराब तरीन कैटेगरी है ब्लैक, उसमें था। तो 14 में ग्रे हुआ और फिर 15 के आगाज में, 2015 के आगाज में फाइनली हम उसमें से बाहर आ गए, वो व्हाइट जो कैटेगरी है उसमें अंदर आ गए। फिर दोबारा ये इशू खड़ा हुआ। अब इसका भी ताल्लुक उस डिस्कशन से है जो हमने चंद मिनट पहले की है, और वो ये है कि जो दहशतगर्दी से निमटना है हमें उसे जारी रखना है, और दहशतगर्दी से निमटने का ताल्लुक सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो अस्करी एक्शन है उसमें नहीं है, उसका ताल्लुक बहुत हद तक आवाम से बात करने में है और उनको समझाने में, और इसी तरह उसका ताल्लुक जो है बड़ा गहरा उससे है कि जो हम टेररिस्ट की फंडिंग है पाकिस्तान के अंदर से होती है उसको भी रोकें, जिसका फाटक से बराह रास्त ताल्लुक है। तो फाटक के से बाहर आ जाना तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उस अचीवमेंट को कायम रखना शायद उससे भी बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम परसिस्ट करें कि जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं उनको उनकी निगरानी करते रहें, और ये जो अभी निगरान काबीना बनी है उससे भी हमारी यही तवक्को है कि वो इसकी भी उसको वॉच करेंगे कि ये जो बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाला पिछली हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो जो है वो अपना काम जारी रखे और हमें दोबारा फाटनर की तरफ से कोई मनफी किस्म के कमेंट्स या कैटेगरी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक। चलिए सर, मैं कुछ चंद सवाल इंतखाबात के हवाले से भी चाहूँगी आपसे करना कि अब इलेक्शन पे एक डिबेट ये भी है कि इलेक्शन अब 3 माह में तो मुमकिन नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त भी लिख दिया है निगरान वज़ीर आज़म को कि 90 दिन में करवाएं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर, नून लीग की क्या राय है कि क्या जो 4 से 6 महीने का वक्त है वो काफ़ी होगा, क्योंकि सेनेट इंतखाबात बीच में आ रहे हैं मार्च में। तो आपको क्या लगता है कि जो सिनेरियो बन रहा है इसमें नून लीग किस हद तक स्ट्रेच कर सकती है अगर बहालत मजबूरी निगरां सेटअप को एक्सटेंड करना पड़ता है टेन्योर? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून हम आइन की सरबुलंदी चाहते हैं, और आइन की अब 2 शिकें हैं जो आमने सामने आकर हमें जिनसे डील करना है। एक शिक जो कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, दूसरी शिक जो उतनी ही अहम है वो ये कहती है कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर इंतखाबात होंगे, ताकि जो तमाम पाकिस्तान के शहरी हैं उनको काउंट करना और उसके मुताबिक उनके जो हकूक हैं इस रियासत में वो उन तक पहुंचाना। तो ये दोनों चीजें जो है इन्हें बैक वक्त साथ लेकर चलना है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून की राय यही है कि
جتنا وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے معقول وقت اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے، لیکن اس کے آگے اس معاملے کو تول نہیں کھینچنا چاہیے اور جلد از جلد ہمیں پاکستان کے عوام کے پاس رجوع کرنا ہے، کیونکہ ایک نیا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک نئی تقویت بھی ہوتی ہے آنے والی حکومت کے لیے، لہذا وہ تقویت چاہیے، اور اسی لیے اس کا جو بہترین وقت ہے وہ یہی ہے کہ آئینی طور پر بھی سینٹ آف پاکستان کے الیکشن سے پہلے جو مارچ میں متوقع ہیں، ان سے پہلے چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آ جائے، وہ اپنے سینیٹر منتخب کریں، اور جس کی چیز کی طرف توجہ کم دی گئی ہے ڈسکشن میں کہ ہمیں نئے صدر کا بھی انتخاب کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ جو چاروں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اس کی موجودگی ضروری ہے، زیادہ نئے صدر کا انتخاب بھی جلد جلد ہو جانا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے عام انتخابات بھی ہو جانے چاہیے، تاکہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک حد ہو کہ پاکستان پوری طرح دوبارہ ایک آئینی ڈگر پر چل پڑا۔ اچھا، یعنی آپ کی سر رائے ہے اور نون لیگ کی بھی یہ رائے ہے کہ سینٹ الیکشن سے آگے کراس نہیں کر سکیں گے، انتخابات کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے ان اینی کیس انتخابات ہو جانے ہیں؟ جی دیکھیں نا، اس کی تو پھر کوئی بہت ہی طاقتور توجیہ ہوگی تو تبھی یہ معاملہ سامنے رکھا جا سکتا ہے نا، تو ابھی تو ایک توجیہ موجود ہے، جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے جو تمام ووٹر ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا، ان کے حقوق کے مطابق انتخابات ہونا، یہ بھی بہت ایک گہری اور طاقتور منطق ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ جو اگر حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں اگلے 3 سے 4 مہینے میں، تو پھر الیکشنز کو مزید تاخیر کرنے کی تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اور ہمیں میں پھر کہوں گا کہ عوام کے پاس واپس جانا چاہیے چاروں صوبوں میں، اور کوشش یہی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، کہ 2018 کے برعکس 2024 کے جو انتخابات ہیں وہ صحیح معنوں میں شفاف اور صاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں۔ لیکن سر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی جماعت ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کو سسٹم سے کچھ سال پہلے نکال تو دیا گیا، لیکن اب سسٹم میں واپسی کے لیے سر وہ طریقہ کیا اپنائیں گے؟ کیونکہ وہ ایک سزا کے اس پر تھے اور پھر اس کے بعد وہ بیرون ملک علاج کے لیے گئے، تو اب واپس آنے کے بعد نواز شریف صاحب کے کس طریقے سے ان کو لے کے چلا جائے گا؟ کیمپیننگ وہ کریں گے، کینڈیڈیٹ وہ ہیں، یہ سب واضح ہو چکا ہے، لیکن وہ آئینی اور قانونی طریقہ کیا ہوگا کہ جس میں نواز شریف صاحب کو سسٹم میں واپس لایا جا سکے؟ جی 2 رکاوٹیں تھیں، ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے ان کی نااہلی تھی، وہ معاملہ جو ہے وہ حالیہ مہینوں میں پارلیمان نے نئی قانون سازی سے حل کر دیا ہے کہ تاحیات نااہلی اب نہیں ہو سکتی، 5 سال کے بعد وہ نااہلی ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا محمد نواز شریف کی جو سپریم کورٹ کی طرف سے نااہلی تھی وہ 28 جولائی 2022 کو ختم ہو چکی ہے، اب 1 سال سے زائد ہو گیا اس کو ختم ہوئے۔ ان کے سامنے جو بڑا قانونی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل زیر سماعت ہے جو انہوں نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف کی ہوئی ہے، جس میں مریم نواز کو بری بھی کر چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے آ کر بیرون ملک سے واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی اپیل کی پیروی کرنی ہے، اور ہمیں بہت توقع ہے کہ جو مریم نواز کے کیس میں تمام جو ثبوت اور شواہد جو ہیں ان کو پوری طرح اب ایڈجوڈیکیٹ ہو چکے ہیں، تو وہاں سے بھی محمد نواز شریف کے لیے بھی ایک بہت مثبت فیصلہ آئے گا۔ بالکل ٹھیک، چلیں ان عدلیہ سے ہم امید کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے تو ناقدین جو ہیں وہ ہمیشہ کورٹس کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے ہیں اور کچھ فیصلوں کے حوالے سے بھی۔ سر آخری سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو کسی طور بھی اگلے انتخابات میں شامل نہیں کرنے دینا چاہیے، لیکن کیا اس سے سخت کوئی لائن اپنائے گی نون لیگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی پریزنس رہے گی اگلے الیکشن میں؟ جی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخاب میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر ان کے ایسے کوئی اراکین ہیں جنہوں نے 9 مئی کو اس سے پہلے یا بعد قانون توڑا ہے یا تشدد پر اکسایا ہے یا انہوں نے جو ہماری دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا ہے، تو ان انڈیویجولز کے اوپر تو ہماری یہ توقع ہوگی کہ یہ جو نگران حکومتیں ہیں وہ اسی تندہی سے اور اسی سوچ کے ساتھ ان کے اوپر قانون کا پورا اطلاق کریں گی، لیکن بطور جماعت تحریک انصاف اگر حصہ لینا چاہیں، بطور جماعت مسلم لیگ نون کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे मौजूद थे। यकीनन जमातों में और ख़ास तौर पर जमहूरियत में ये मुमकिन है कि तमाम जमातों को स्पेस मिलना चाहिए। बदतरीन माजी के साथ भी जिसमें मुश्किल हालात से मुस्लिम लीग नून गुजरी है, उसके बावजूद भी उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इंतखाबात में जो जायज़ जगह है वो मिलनी चाहिए, इंतखाबात में हिस्से लेने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए। एक मुख्तसर मकबा और उसके बाद एक बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की तरफ से FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का खात्मा, और इससे तकरीबन 100 अरब रुपए का पाकिस्तान को माशी तौर पर फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन किस तरह और इसके आने वाले हफ्तों में असरात कैसे होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां काकड़ हुकूमत के पास कई चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, दिफा से रिलेटेड, वहीं टेररिज्म से रिलेटेड भी एक ऐसा इशू है जो कि बहुत बड़ा और संगीन इशू है। और ये इसलिए भी संगीन है क्योंकि अगर इंतखाबात करवाते हैं तो जो 2 सूबे हैं, यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में तवातुर के साथ न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि इसमें शिद्दत भी आ रही है। कुछ अर्से पहले एक अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया था। इससे पाकिस्तान को तकरीबन 100 अरब रुपए का फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन अब जो हालात लग रहे हैं उसके बाद देखना ही है कि आया बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से दोबारा इस लिस्ट में उसे शामिल करने के ऊपर गौर व ख़ौस किया जाएगा या फिर नहीं। और दूसरा, दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, क्या पाकिस्तान उन मेजर्स के ऊपर काम कर रहा है जिस पर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने बात करनी है प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद है आबिद सुलहरी साहब। सुलहरी साहब सर, थैंक यू सो मच। सर, वैसे तो ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर हम दहशतगर्दी के वाक़यात के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको क्या लगता है सर कि इससे पहले भी एक मरतबा इस लिस्ट में हमें शामिल किया गया और फिर निकाला गया, फिर दोबारा शामिल किया गया और फिर कुछ अर्से पहले निकाल दिया गया, तो ओवरऑल आप पाकिस्तान के एफर्ट को कहाँ स्टैंड करता हुआ देखते हैं सर कि पाकिस्तान किन लाइंस के ऊपर काम करे? देखिए, पाकिस्तान ने जो 2022-23 में जो पिछला प्रोग्राम जिसमें कि ये ग्रेजुएट हुआ ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए, तो अपने कवानीन में, अपनी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस में बहुत इम्पोर्टेंट तब्दीलियाँ की। और वो तब्दीलियाँ ये थी कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है वो ना हो सके। आपने देखा कि इसकी वजह से इकोनॉमी जो है उसको डॉक्यूमेंट करने में हेल्प मिली। एक जो अदारा जाती ताउन है जिसमें कि स्टेट बैंक, FBI, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी IB और बाकी अदारे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ कोशिश की कि वो सोर्सेज या वो लूप होल जो कि इस्तेमाल किए जा सकते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, उनको बंद किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सर थोड़ा सा ये भी वजाहत कीजिएगा कि एक ऐसे मौके के ऊपर हमने कोशिश तो की कि हम इन ग्रुपों की सरकूबी करें, इन ग्रुपों के नेटवर्क्स को तोड़ें, लेकिन अब जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं चाहूँगी इस पर भी आप इज़हार ख्याल करें कि आखिर वजह क्या है कि टेररिज्म के ऊपर दोबारा से ये जो री इमर्ज हो रही हैं फोर्सेज और ग्रुप्स, तो हमने कोताही कहाँ की है पिछले साल डेढ़ में? देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी जो वायलेंस है या एक्सट्रीमिज्म है, उसके पीछे कोई एक फैक्टर जो है वो तो होता नहीं है। पाकिस्तान के अगर हम जोग्राफियाई हदूद को देखते हैं तो ये एक ऐसे रीजन में है यहाँ पे कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, चल रहा होता है। एक तरफ ईरान है जिसका कि एक्टिव तनाज़ा चल रहा है अमेरिका के साथ, सैंक्शंस के अंडर है, और वहाँ पे बहुत से मुल्क पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हैं वो ऑपरेट भी करते हैं, और पाकिस्तान की आला सियासी और फौजी क़यादत उनकी तरफ इशारा भी कर चुकी है। चाइना है, और चाइना की अपनी जो प्रॉक्सी वॉर है मगरबी ताकतों के साथ वो चल रही है। और हमने देखा कि वो अनासर जो कि पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन को डिस्करेज करना चाहते हैं, वो गाहे बगाहे चाइनीज़ इंजीनियर्स पे, चाइनीज़ दोस्तों पे, पाकिस्तान की सरजमीन पे वो कोशिश करते हैं उनको नुकसान पहुंचाने की। और फिर हमारी मशरकी सरहदों पे इंडिया है जो कि यकीनन जिसके लिए पाकिस्तान का वजूद जो है तस्लीम करना मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें जब एक मुल्क के साथ हो रही होंगी तो एक मेल्टिंग पॉट या एक मेल्टिंग बाउल बन जाता है यहाँ पे कि जब भी मौका मिले दुश्मन बात करने से नहीं छूटता। और हमें इसमें क्रेडिट देना चाहिए अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जिनकी कोशिशों की वजह से
इनमें से बहुत सी जो कोशिश होती हैं कंस्पायरेसीज वो नाकाम हो जाती हैं दुरुस्त आपने या कहा। उनको टाइम पे पकड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि शायद वही एफर्ट्स थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस पॉइंट पर है कि उसका इस लिस्ट से इखराज किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेही साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन मौजूदा हुकूमत जो सिर्फ चंद दिनों के ऊपर मुश्तमिल है, अभी तो उनके लिए एक शुरुआत है और मसाइल की एक पूरी लड़ी है जो उनके सामने मौजूद है। लेकिन पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जब TTP से पाकिस्तान का फायर बंदी का मुआहदा ख़त्म हुआ था, उसके बाद जिस हिसाब से वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हर महीने वाक़यात में इजाफा होने के साथ साथ शिद्दत भी आती जा रही है, उसके बाद ये कहना बईद अज़ क़यास नहीं होगा कि अगले इंतखाबात में खुरेज़ी का खदशा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा निगरां हुकूमत के लिए भी और उस वक्त की उन तमाम सियासी जमातों के लिए भी जो कि इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।